एक समय की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के शौहर का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का हो गया था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटे, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना पड़ेगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे साथ और भी लोग जंगल जाने वाले हैं। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे लकड़ियाँ काटने सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आ गया। वो लकड़ियाँ खोज रहा था। सारी लकड़ियाँ गीली थीं। ये सब तो गीली लकड़ियाँ हैं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुँच गया। वहाँ अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ी में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की दरख्त पर लटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटकी हुई हो? चिन्मय उस लड़की को खींचना चाहा तो उसने देखा कि उस लड़की के पर हैं। ये क्या, तुम्हारे तो पर हैं? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोग घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर कर भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी जख्मी हो गए हैं, देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काटकर परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम जख्मी हो, इस हालत में तुम उड़ नहीं पाओगी, और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मगर तुम्हारे ये पर अगर इंसानों ने इसे देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। आप चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें इसका ख्याल रखना होगा। हाँ बेटे, हकीम के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की ताकत से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आ गए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे लजीज खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटे, हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं, पर ये ताजी सेंग की फलियाँ उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरी सालगिरह पर बनाऊंगी, लेकिन आज परी के लिए बना देती हूँ। हाँ अम्मा, अब जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहाँ से जाने के बाद परी ने सेंग के फलियों के दरख्त पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग के फलियों से लजीज सांभर बनाया और चावल के साथ परी को खाने के लिए दिया। बहुत लजीज है। हाँ, ये सेंग की फलियाँ मैंने खुद उगाई हैं। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने खाना खाया और उसकी ताकत बढ़ गई। फिर उसने खुद ही अपने घावों को पूरी तरह भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा उसूल है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। आपकी सेंग के फलियों के पेड़ करिश्माई बन चुके हैं। आप जितनी बार इन सेंग की फलियों को निकालेंगी, ये उतने बार उगेंगे। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो।
परी उड़कर वहाँ से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहाँ नई फली उगाई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांभर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांभर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांभर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांभर चावल का डब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांभर चावल बड़े मजे लेकर खा रहे थे और उसे पैसे दे रहे थे। उस दिन से सरस्वती रोज सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांभर बनाया करती थी और चिन्मय इन सांभर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांभर और चावल चिन्मय और सरस्वती के गुजारे का जरिया बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गए और न ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो दोनों सांभर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक बार सुंदरवन कस्बे में गर्मी बेहद बढ़ने लगी। सारी फसलें सूखने लगी। अचानक क्या पता मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। सुंदरवन कस्बे के सारे लोग बेहद परेशान थे। आखिरकार इन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नहीं नजर आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक ऐसे हालात कभी भी देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन कस्बे का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन कस्बे को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के वक्त सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में एक चमक सी हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। परिंदे सुबह सुबह चहक रहे हैं और खाने की तलाश में आसमान में निकल पड़े हैं। औरतें कुएं से पानी भर कर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह इन सब को याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी ख्वाब देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली खुशहाली, हरियाली हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से पूरे कस्बे में अनाज की किल्लत है। किसी के भी घर में इतना राशन नहीं बचा कि वो 1 महीने तक भर पेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का राशन भी ठीक से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरे अब्बू और अम्मी खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे मालिक, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका कस्बे में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की परेशानी को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस कस्बे में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माहि। साधु बाबा एक एक करके सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में उतना राशन ही नहीं है।
ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही उस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत उन साधु बाबा को आवाज लगाती है, रुक जाइए बाबा, आप मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु उस औरत को ढेर सारी दुआएं देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की ओर चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक खानदान खाना खा रहा होता है। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर खानदान का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की एक रोटी खाते हैं, पर उससे उनका पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर खुशी न देखकर खानदान का मुखिया घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये एक रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे नेक इंसान, तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। साधु बाबा ये सारा खाना खा लेते हैं और इस खानदान की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। हे नेक इंसान, मैं तुम्हारी इंसानियत और नेक दिली देखकर बहुत खुश हुआ और दंग रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे खानदान ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु बाबा इन्हें दुआएं देकर अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन कस्बे में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा उस गांव से चले जाते हैं। कस्बे के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उन्होंने साधु बाबा को दान में दे दिया। अब किसी के पास अगले दिन खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है तो सुंदरवन कस्बे के नजारे को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कस्बे के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगी है। हाँ, ये तो सचमुच में ईश्वर की कृपा हो गई गांव पर। सभी कस्बे वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और कस्बे में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। ओमकिला अरुणाचल प्रदेश के एक कस्बे में रहती थी जो चाइना बॉर्डर के काफी पास था। ओमकिला के खानदान में उसकी बूढ़ी माँ और उसके 3 बच्चे रहते थे। ओमकिला के खानदान का खर्चा खेती और किसानी से चलता था। क्योंकि ओमकिला का गांव चाइना के पास था, इसीलिए ओमकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बेहद अच्छी तरह बनाने आते थे। ओमकिला की माँ खेत में काम करती और ओमकिला घर में रहकर ही खाना बनाया करती। क्या हुआ माँ, आज आने में इतना वक्त कैसे लग गया? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन हमारी जमीन गई तो हमें तो मुआवजा भी मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, अब खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये तो बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओमकिला, तू इसे तालीम नहीं देती है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास ही नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे तालीम देने से नहीं लेता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओमकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या हम इन रुपयों से गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तो विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है।
परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बेहद सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुंची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाली की जरूरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और दावत का लुत्फ उठाते। ओंकिला के हाथ के लजीज मोमोज लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने बावर्चियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए। मैं घर पर मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, मालिक मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पर पैसे नहीं भेज पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया है, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आया करता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने के लिए देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज अगर कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारे सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को बस 8,000 रुपए दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के क्रूर बर्ताव की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है? कुछ रुपए हैं मेरे पास और थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पे कम लोग ही मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब लगभग 20,000 रुपए महीने कमाने लगी थी। विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने तो मेरा धंधा ही बंद करवा दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो उससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओंकिला के पास जाकर बोला, ओंकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2,000 बढ़ा दूंगा। नहीं सर, अब मैं 20,000 कमाती हूँ, मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूँ? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओंकिला के मुंह से उल्टा जवाब सुनकर विष्णु का खून खौलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके घमंड को चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओंकिला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओंकिला को धमकाकर वहाँ से चले गए। ओंकिला को बेहद देर बाद सांस आई। उसने अपनी माँ को फोन लगाकर सारा मसला कह सुनाया। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अपना धंधा जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा।
ओंकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुंची। विष्णु भाई, आप यहाँ के इज्जतदार इंसान हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत कीजिए, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद विष्णु सोचने लगा। बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओंकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे, ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग किया करते थे, इसीलिए ओंकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओंकिला ने अपना मोबाइल उस लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओंकिला के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओंकिला जब अपने एटीएम से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ओंकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हो गई है। ओंकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओंकिला ने पुलिस स्टेशन में उस लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओंकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओंकिला अपना सारा सामान रखा करती थी। ओंकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे और ना ही खाना बनाने का सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओंकिला, तुम रो क्यों रही हो? ओंकिला ने नौरेन को सारा मसला कह सुनाया। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओंकिला, मैं परसों ही अपने बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। ओंकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे वो मोमोज खिलाया करती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण ने ओंकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र के रेत पर फैला देना। इनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सब बस तुम ही अलग कर पाओगी। इतना कहकर समुद्र देव वहाँ से गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को बीज पर डाला और अगले ही दिन उनमें से पौधे निकल आए, जिन पे मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक टोकरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने बीच पर मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज के पौधे तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना ही एक भी पौधा जमीन से बाहर निकला। विष्णु बाजार जाकर जहरीले कीटों वाली दवाई ले आया, जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक दरख्त के दुकान में जाकर ढेर सारा दरख्त उठा ले आया और उसने दरख्त को मोमोज के पौधों पर रख दिया और फिर उसने उन सारे दरख्तों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा कि अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बारिश को भी अभी आना था। तभी वहाँ पर नौरेन आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं मालिक? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कुछ असर नहीं होगा। मैंने अपने जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला की फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु सर, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइए, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाकर आपकी कंप्लेन कर दूंगी।
अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी तो यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो अंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह अंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो बीमार पड़ गए तो अंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस जाना पड़ेगा और इसी तरह अंकिला रास्ते से हट जाएगी और तुझे मैं इस काम के 50,000 दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन मुसीबत में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास इस काम को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करना। नौरेन अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच गया। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसकी मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बेहद यकीन करती थी। बेहद खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुछ अच्छा तो है ना? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन वहाँ से चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो चारों बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन खत्म जरूर कर सकते हैं। विष्णु एक रोड रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोड रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता समुद्र देव में बदल गया और समुद्र देव ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। समुद्र देव उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब समुद्र देव ने विष्णु को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। तभी वो ओंकिला के घर पहुँचे और उसके सारे परिवार को ठीक कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम पहले की तरह चलने लगा। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के शौहर का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का हो गया था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटे, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना पड़ेगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे साथ और भी लोग जंगल जाने वाले हैं। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे लकड़ियाँ काटने सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आ गया। वो लकड़ियाँ खोज रहा था। सारी लकड़ियाँ गीली थीं। ये सब तो गीली लकड़ियाँ हैं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुँच गया। वहाँ अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ी में जा पहुंचा।
जहाँ उसने देखा कि एक लड़की दरख्त पर लटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटकी हुई हो? चिन्मय उस लड़की को खींचना चाहा तो उसने देखा कि उस लड़की के पर हैं। ये क्या, तुम्हारे तो पर हैं? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोग घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर कर भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी जख्मी हो गए हैं, देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काटकर परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम जख्मी हो, इस हालत में तुम उड़ नहीं पाओगी, और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मगर तुम्हारे ये पर अगर इंसानों ने इसे देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। आप चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें इसका ख्याल रखना होगा। हाँ बेटे, हकीम के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की ताकत से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आ गए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे लजीज खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटे, हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं, पर ये ताजी सेंग की फलियां उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरी सालगिरह पर बनाऊंगी, लेकिन आज परी के लिए बना देती हूँ। हाँ अम्मा, अब जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहाँ से जाने के बाद परी ने सेंग के फलियों के दरख्त पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग के फलियों से लजीज सांभर बनाया और चावल के साथ परी को खाने के लिए दिया। बहुत लजीज है। हाँ, ये सेंग की फलियां मैंने खुद उगाई हैं। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने खाना खाया और उसकी ताकत बढ़ गई। फिर उसने खुद ही अपने घावों को पूरी तरह भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा उसूल है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। आपकी सेंग के फलियों के पेड़ करिश्माई बन चुके हैं। आप जितनी बार इन सेंग की फलियों को निकालेंगी, ये उतने बार उगेंगे। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो। परी उड़कर वहाँ से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहाँ नई फली उगाई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांभर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांभर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांभर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांभर चावल का डब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांभर चावल बड़े मजे लेकर खा रहे थे और उसे पैसे दे रहे थे। उस दिन से सरस्वती रोज सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांभर बनाया करती थी और चिन्मय इन सांभर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांभर और चावल चिन्मय और सरस्वती के गुजारे का जरिया बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गए और न ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो दोनों सांभर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। दमादमपुर गांव में केतन अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रवीण के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था।
क्या हाल है मुन्ना? आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान बहुत देर से खोली। इसी वजह से मुझे रेखा के हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, मगर मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लो और आज आराम करो, सेहत का ख्याल रखो। जी मैंने दवा ले ली। और आपके दुकान पर आज खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं? कैसे आएंगे? आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है और दुकान पर समोसे वही बनाता है। जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका, एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि दुकान पर समोसे बनाने जाना है। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा, मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, बहुत मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चाय दो, मैं लेकर जाऊँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, फिर बैठकर गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे के दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था। लेकिन इस बात से प्रणीत का दोस्त मंगलू उससे बेहद जलता था। प्रणीत के समोसे की दुकान पर बेहद भीड़ रहती थी और मंगलू के मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू, कहाँ हो? ये देखो, प्रणीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया, इसकी क्या जरूरत थी, मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रणीत की दुकान पर जाता है। लगता है दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मुफ्त में समोसे बांट रहे हो। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मैंने आज समोसे कुछ ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है, इसीलिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रणीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने आप को सोचता क्या है? हालांकि समोसे अच्छे बनाता है, मगर मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़े ही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोले भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं अभी पिछले हफ्ते ही छूटा हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी परेशानी बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अरे इतनी सी बात है, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवा मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो तरकीब बता दी, बाकी अब सब कुछ तुम पर है। गोलू की बात सच है, मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर पर पूरी रात उसी ख्याल में डूबा रहता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रणीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया, उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिकाकर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसी जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रणीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं। लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे बहुत बिके। भगवान करे ऐसा ही कारोबार हमारा चलता रहे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाते हुए उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया।
खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार हैं। मेरा पूरा खानदान बाथरूम का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। क्या मिलाया था तुमने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब कर करके और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से प्रणीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा, सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रणीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू के मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रणीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर जाता है। क्या बताऊं मुन्ना काका, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मुन्ना काका के मुंह से मामूली जिंदगी और बड़े ख्याल सुनकर प्रणीत अपने अब्बू को बुलाता है। पिताजी, यहाँ आइए, मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का कारोबार करें? इससे जो लोगों का पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा और हमारा जो कारोबार बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है, हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन, मुन्ना और प्रणीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं। केतन खिचड़ी बनाकर प्रणीत को देता है। प्रणीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ, कुल्हड़ खिचड़ी खाओ, जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ, पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी खरीदारी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आए। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रणीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे खानदान के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रणीत, मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बेहद चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत थी तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू सर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी।